हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आर के गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइज, आज से मैं आप लोगों के लिए प्रोबेबिलिटी शुरू करने जा रहा हूं। वैसे मैंने प्रोबेबिलिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट में हम लोग 11th क्लास के लिए प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में हम लोग 12th क्लास के लिए प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, है ना। अब बात आती है कि इसका लेवल क्या होगा, किस लेवल की प्रोबेबिलिटी का स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो प्रोबेबिलिटी का लेवल होगा बिल्कुल 0 से लेकर कॉम्पिटिटिव लेवल तक होगा, है ना। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने 9th क्लास में या 10th क्लास में प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, उसे भी घबराने की जरूरत नहीं है। उन्हें किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं प्रोबेबिलिटी को बिल्कुल 0 लेवल से शुरू करूंगा। अगर आपने 9th क्लास में प्रोबेबिलिटी पर ध्यान नहीं दिया था या फिर 10th क्लास में भी प्रोबेबिलिटी पर ध्यान नहीं दिया था, तो भी आपको प्रोबेबिलिटी 100% समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है ना। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी का जो लेवल होगा उसको 0 से लेकर आगे बढ़ाएंगे और इसे कॉम्पिटिटिव लेवल तक ले जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का लेक्चर है ना, बिना इधर उधर की बात किए हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग डिफाइन करेंगे कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है ना। तो देखिए, इसका जो डेफिनेशन है कुछ इस प्रकार से है। Probability is the method. Probability is the method of measuring the degree of certainty or uncertainty of an event। समझ में आई बात। मैंने लिखा है यहां पर कि प्रोबेबिलिटी इज द मेथड ऑफ मेजरिंग द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट की होने की या उसके न होने की जो निश्चितता है या अनिश्चितता है, उसको मेजर करना ही उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कहलाता है ना। और जो मेजरमेंट आता है, जो भी आपने मेजर किया, वो आपको नंबर के फॉर्म में आता है और ये नंबर हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करता है, समझे। तो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करता है। नहीं किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा हो सकता है और नहीं किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से कम हो सकता है। आई बात समझ में। एक बार फिर से समझिए, मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी जो है वो कुछ और नहीं, बहुत ही सिंपल सा चीज है ना। तो किसी भी इवेंट के होने या उसके न होने की जो निश्चितता है या फिर अनिश्चितता है, मतलब इवेंट होगा या फिर नहीं होगा, उसकी सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी की जो डिग्री को जो हम मेजर करते हैं वही उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कहलाता है ना। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि किसी भी इवेंट के होने या न होने के जो चांसेज हैं, है ना, किसी भी इवेंट के होने या न होने की जो चांसेज हैं, जब हम उसको मेजर करते हैं, किसी इवेंट के होने की चांस या फिर किसी इवेंट के न होने की चांस को जो हम मेजर करते हैं, तो वो मेजरमेंट आपका उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी कहलाता है ना। कुल मिलाकर ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है, किसी इवेंट के होने या न होने की सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी की डिग्री को मेजर करना ही उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कहलाता है। ओके, हमने एक बात और बताई आपको कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। एक नंबर होता है जो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करता है ना। मैंने ये भी कहा कि न तो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से छोटा होगा और न ही 1 से बड़ा होगा। तो गाइस, हम लोग यहां पर लिख भी सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज अ नंबर। क्या होता है, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी एक नंबर होता है ना। लाइंग, यहां पे लिखेंगे लाइंग बिटवीन 0 to 1। क्लियर है। इस चीज को हम लोग एक थ्योरम के माध्यम से भी प्रूफ करेंगे आगे चल के, जैसे आगे लेक्चर प्रोसीड होगा। आगे हम लोग इस थ्योरम, ये आपका एक थ्योरम है
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज अ नंबर लाइंग बिटवीन 0 to 1। समझ गए? इसको हम लोग आगे प्रूफ भी करेंगे। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि प्रोबेबिलिटी जो होता है वो एक प्रकार का मेथड है, जिस मेथड से हम लोग किसी इवेंट के होने या ना होने की जो निश्चितता या अनिश्चितता है उसको मेजर करते हैं, है ना। और ये जो मेजरमेंट है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करता है और इसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, मान लीजिए कि आपके पास कोई इवेंट ई है, तो हम बोल सकते हैं कि उस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है पीई वो हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगा। इस बात को हम लोग आगे के लेक्चर्स में प्रूफ करेंगे। ओके, चलिए, तो आपको समझ में आ गया कि प्रोबेबिलिटी क्या है। अब है प्रोबेबिलिटी से जुड़े हुए कुछ बेसिक टर्म्स, है ना। बिना उनको जाने आप प्रोबेबिलिटी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं या आपको प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आ सकता है ना। कुछ बेसिक टर्म्स और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसका स्टडी करना बहुत जरूरी है। बिना उसके स्टडी का हम लोग आगे की प्रोबेबिलिटी को समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो हम लोग आगे क्या करने जा रहे हैं, सम बेसिक टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी और सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, सो गाइस आगे हम लोग पढ़ेंगे some basic terms and concepts of probability। ठीक है, और ये कौन कौन से टर्म्स हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, 1 by 1 करके इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, समझे? अब देखिए, इसको वर्बली समझिए। एक्सपेरिमेंट क्या है, जब भी कोई ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, है ना, जब भी कोई ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, अगर ऑपरेशन आपको वेल डिफाइंड रिजल्ट्स दे तो हम लोग उस ऑपरेशन को एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। क्लियर है? अगर ऑपरेशन वेल डिफाइंड रिजल्ट्स न दे तो उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो आप समझ गए एक्सपेरिमेंट क्या होता है। जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें तो ऑपरेशन जो है हमें अगर वेल डिफाइंड रिजल्ट्स दे या आउटकम्स दे तो वैसे ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, है ना। तो गाइस एक्सपेरिमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं, एन ऑपरेशन which produce some well defined outcomes or results is called an experiment। क्लियर हो गया? किसे हम लोग एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, ऐसा ऑपरेशन जो हमें वेल डिफाइंड रिजल्ट्स दे, है ना। ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो रिजल्ट्स हो ऑपरेशन का वो अगर वेल डिफाइंड है तो ऑपरेशन को हम लोग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अगर किसी भी ऑपरेशन का रिजल्ट वेल डिफाइंड नहीं है तो वैसे ऑपरेशन को हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं बोलते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर एक्सपेरिमेंट को भी हमने दो पार्ट में बांट दिया है ना। एक्सपेरिमेंट बेसिकली होता ही है दो पार्ट में, है ना। दो तरह के एक्सपेरिमेंट होता है, एक होता है डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और दूसरा होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना। जिसमें से रैंडम एक्सपेरिमेंट को ही लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में हम लोगों को रैंडम एक्सपेरिमेंट की ही आवश्यकता होती है ना। डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो एक्सपेरिमेंट का दो कैटेगरी है, डिटरमिनिस्टिक और रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, तो चलिए पहले हम लोग इसको लिखते हैं। एक्सपेरिमेंट जो है आपका, एक्सपेरिमेंट जो है ये दो प्रकार का है। पहले को हम लोग बोलते हैं डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। कौन सा? रैंडम
एक्सपेरिमेंट। क्लियर है बच्चा? ये दो तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं। अब देखिए, हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी में हमें डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट से कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन आपको समझना है कि डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होता क्या है। हमें बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी में जिस एक्सपेरिमेंट की आवश्यकता है वो है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना। तो चलिए वन बाय वन करके इसको समझते हैं। यहाँ डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट को सिर्फ समझेंगे, यहाँ कोई डेफिनेशन वगैरह लिखने की आवश्यकता नहीं है। रैंडम एक्सपेरिमेंट की जरूरत है तो इसको हम लोग डिफाइन भी करेंगे, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होता क्या है। देखिए, जैसा कि नाम है, नाम से ही क्लियर होता है कि डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट है ना, और उसका रिजल्ट क्या होगा परफॉर्म होने के बाद वो हमें पहले ही पता हो और पहले ही उसकी भविष्यवाणी कर दे कि ऐसा आप करेंगे तो उसका रिजल्ट ये होगा, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट हमेशा उसे हम लोग डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट के कैटेगरी में रखते हैं। आई बात समझ में? ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका परिणाम हम लोग एक्सपेरिमेंट होने से पहले ही बता दें। फिर से एक बार सुनिए, मैंने कहा कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको करने से पहले उसके परिणाम को हम बता दें, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? जैसे आपने बचपन से देखा है कि आप होली में, जो अभी आप का जो होली है आने वाला है ना, और ऐसे कई पीछे होली में आपने देखा होगा कि जब आप पिंक कलर को जो है ना, पिंक कलर को आप जब ग्रीन कलर के साथ मिक्स करते हैं तो कलर कैसा बन जाता है? ब्लैक कलर बन जाता है ना। तो हमें अगर कहा जाए एक एक्सपेरिमेंट हो आपके पास जिसमें आपको पिंक कलर को ग्रीन कलर में मिलाना है, तो हम पहले ही बता सकते हैं कि पिंक और ग्रीन कलर को जब मिलाएंगे तो कौन सा कलर बनेगा? ब्लैक कलर बन जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार से अगर हम कहें कि किसी पत्थर को अगर हम उछालते हैं ऊपर की तरफ, है ना, तो हम पहले ही बता सकते हैं कि पत्थर को उछालने के बाद वो ग्राउंड पर ही गिरेगा, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जिसके परिणाम को हम लोग परफॉर्म करने से पहले ही बता देते हैं, है ना। मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके परिणाम को, है ना, एक्सपेरिमेंट करने से पहले ही उसकी भविष्यवाणी कर दें कि ऐसा ही परिणाम होगा, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ओके, क्लियर हो गया डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। अब इसमें और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जनरली जो लैब्स में एक्सपेरिमेंट होते हैं वो सभी के सभी जो होते हैं डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होते हैं। पहले से मालूम होता है कि ऐसा केमिकल ऐसे केमिकल में डालेंगे तो ये केमिकल आपका तैयार हो जाएगा, है ना। तो ऐसे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये ऑल डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स, ये सब के सब लैब में बनते हैं। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि जो लैब्स में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वो सब के सब डिटरमिनिस्टिक होते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो देखिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसको करने से पूर्व, मतलब करने से पहले, उस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले उसका रिजल्ट क्या होगा उसकी भविष्यवाणी हम लोग नहीं कर सकते, है ना। फिर से एक बार समझिए, मैंने कहा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है बच्चा। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसको करने से पहले जो उसका परिणाम है उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, उसकी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई कॉइन टॉस किया, क्लियर है। अब आप जो है कॉइन टॉस करने से पहले ही ये नहीं बता सकते हैं कि हेड ही आएगा, या फिर ये नहीं बता सकते कि टेल ही आएगा, है ना। मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको करने से पूर्व उसके परिणाम का प्रेडिक्शन, मतलब उसकी भविष्यवाणी, उसके परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कनेक्ट होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट से। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि आपने कॉइन को टॉस किया, तो मैंने कहा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। तब आती है बात कि तब हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है या फिर टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो उसी पॉसिबिलिटी को, मतलब उसकी निश्चितता या अनिश्चितता को जब हम मेजर करते हैं तो दैट मेजरमेंट गिव्स अस अ नंबर व्हिच इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। क्लियर हो गया? बात आगे समझ में? एक बार फिर से समझिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। मैंने कहा कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको करने से पहले
उसके परिणाम का भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, उसके रिजल्ट्स का हम लोग प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना। और ऐसे ही एक्सपेरिमेंट को, रैंडम ही एक्सपेरिमेंट को लेकर हमें प्रोबेबिलिटी में आगे बढ़ना है, डिटर्मिनिस्टिक में नहीं बढ़ना है आगे, है ना। क्योंकि उसका रिजल्ट हम लोग पहले ही बता देते हैं, तो निश्चितता और अनिश्चितता की बात ही नहीं आती है ना। एक्सपेरिमेंट करने से पहले डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में हम लोग उसके रिजल्ट को पहले ही बता देते हैं। तो यहाँ पर उसके रिजल्ट का मतलब उस इवेंट को होने और न होने की निश्चितता और निश्चितता की कोई बात ही नहीं है ना। जब हम लोग किसी भी एक्सपेरिमेंट के परिणाम को करने से पहले नहीं बता सके, उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सके, तब यहाँ पर बात आती है कि उसमें फलना चीज परफॉर्म होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, कितना चांस है ना। समझ गए बात को। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट और डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में मेजर डिफरेंस यही है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट को डिफाइन करेंगे बच्चा। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, देखिए आगे हम लोग देखते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, तो लिखेंगे एन एक्सपेरिमेंट whose outcomes or results are known। देखिए यहां पर हमने लिखा एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स और रिजल्ट्स आर नॉन। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो है ना, कि कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके रिजल्ट्स को हम पहले से जानते हैं, है ना। जैसे आप कॉइन टॉस करते हो तो आपको मालूम है कि हेड आएगा या टेल आएगा, तो रिजल्ट्स आपको मालूम है, लेकिन हेड ही आएगा या टेल ही आएगा इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग डिफाइन करते हैं an experiment whose outcomes or results are known but cannot be predicted in advance is called random experiment। रैंडम एक्सपेरिमेंट, समझ में आई बात। क्या लिखा हमने कि अगर कोई हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके रिजल्ट्स को हम जानते तो हैं, लेकिन है ना उसका रिजल्ट आएगा क्या ये हम पहले से भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई डाई को थ्रो करते हैं, तो डाई के अपर फेस पर इवन नंबर ही आएगा, ऐसा आप पहले मतलब डाई को थ्रो करने से पहले आप नहीं बता सकते हैं, है ना। और नंबर भी आ सकता है। या फिर मान लीजिए कि आप जो है आपको रिजल्ट मालूम है, जब आप डाई थ्रो करते हैं तो उसके 6 फेसेस होते हैं डाई के, और हर फेस पर नंबर्ड होता है 1 से लेकर 6 तक। 6 के 6 फेस 1 से लेकर 6 तक नंबर्ड होता है ना। तो जब आप डाई को थ्रो करते हैं तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, और कोई भी पॉसिबल आउटकम्स में से कोई एक रिजल्ट आपको दे सकता है ना। तो रिजल्ट हमें मालूम है कि डाई थ्रो करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, लेकिन अगर हम कहें कि डाई थ्रो किया, है ना, और थ्रो करने से पहले ही अगर हम बोल दें कि जो नंबर आएगा डाई के अपर फेस पर वो आपका 4 से बड़ा होगा, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। हम किसी भी इवेंट के परिणाम का प्रेडिक्शन जो है, उसके परिणाम के भविष्यवाणी पहले नहीं कर सकते। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। क्लियर है। एक बार डेफिनेशन फिर से समझ लीजिए, क्या है रैंडम एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन। एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स और रिजल्ट्स आर नोन, मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट्स आपको पहले से पता होता है ना, लेकिन आप जो है उसकी प्रेडिक्शन जो है एडवांस में नहीं कर सकते हैं, मतलब उसकी जो भविष्यवाणी है, उसके परिणाम की भविष्यवाणी है, एक्सपेरिमेंट करने से पहले नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। क्लियर हो गया बच्चा। तो अभी आपने क्या समझा, मोस्ट बेसिक चीजें आपने समझी। सबसे पहले
आपने समझा कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, ठीक है। और हमने ये भी बताया कि प्रोबेबिलिटी जो है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी एक नंबर होता है जो 0 से 1 के बीच में लाई करता है ना। और हमने ये कहा कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ना तो 0 से कम होगा ना 1 से ज्यादा होगा। क्लियर है? इस बात को हम आगे के, है ना, आगे के लेक्चर में इस बात को प्रूफ भी करेंगे कि किसी भी नंबर की जो, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करता है, ना 1 से ज्यादा होगा ना 0 से कम होगा। ये बात आपको समझ में आ गया? चलिए, इसके बाद हमने बताया आपको कि प्रोबेबिलिटी में आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ बेसिक टर्म्स जानना जरूरी है ना, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोबेबिलिटी का, उसे आपको समझना जरूरी है। बिना इसके आप प्रोबेबिलिटी में आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है ना। मैं आपको दोबारा इसलिए समझा रहा हूं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 9th और 10th क्लास में प्रोबेबिलिटी को बिल्कुल नहीं पढ़ा था। तो कोई बात नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, मैं बिल्कुल 0 लेवल से बता रहा हूं और इसी वजह से मैं इसको बार बार जो है ना समझा रहा हूं आपको, है ना, कि आपको एकदम 0 से लेकर हायर लेवल तक, मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल तक आपको समझ में आए कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। क्लियर है बच्चा? चलिए, तो हमने आपको बताया कि एक्सपेरिमेंट क्या है। मैंने कहा कि ऐसा ऑपरेशन जो वेल डिफाइंड रिजल्ट्स दे हमको, है ना, ऐसा ऑपरेशन जो परफॉर्म होने के बाद जो रिजल्ट है वो हमें वेल डिफाइंड रिजल्ट दे, तो ऐसे ऑपरेशन को हम लोग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, है ना। अगर वेल डिफाइंड रिजल्ट्स नहीं देता है तो उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं बोलते हैं। उसके बाद हमने बताया कि एक्सपेरिमेंट को भी 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया जाता है। एक होता है आपका डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और दूसरा होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में आपने सीखा कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको परफॉर्म करने से पहले उसके परिणाम को हम भविष्यवाणी करते हैं, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक। जैसे हमने बताया कि अगर आप पत्थर उछाल रहे हैं ऊपर की तरफ, तो आप पहले ही बता सकते हैं, पत्थर उछालने से पहले ही बता सकते हैं कि पत्थर जो है निश्चित रूप से जमीन पर ही गिरेगा, है ना। तो इस टाइप के जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं ये डिटर्मिनिस्टिक होते हैं, जिसके परिणाम को हम करने से पहले ही बता देते हैं, भविष्यवाणी कर देते हैं। समझ गए? जनरली मैंने कहा कि लैब्स में जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ये सारे के सारे जो होते हैं वो आपके डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होते हैं। क्लियर हो गया? दूसरा मैंने कैटेगरी बताया एक्सपेरिमेंट का, जो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। इसमें हमें परिणाम तो पता होता है एक्सपेरिमेंट का कि क्या क्या आ सकता है ना, लेकिन उसके परिणाम को उसे करने से पहले, उस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले ही पूर्व में ही उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पर निश्चितता और अनिश्चितता बरकरार रहती है, इसीलिए हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी में रैंडम एक्सपेरिमेंट को ही आगे लेकर बढ़ते हैं, डिटर्मिनिस्टिक से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। क्लियर हो गया बच्चा? तो ये सारी बातें आपने समझा, तो इसको पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे के कुछ और टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। पहले आप लिखिए इसको। तो गाइस चलिए समझते हैं आगे के कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स को। तो इसमें सबसे पहले अब हम लोग समझेंगे सैंपल स्पेस क्या होता है ना। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, है ना। तो सैंपल स्पेस क्या होता है? किसी भी इवेंट की जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं, उसका जो सेट होता है वो कहलाता है सैंपल स्पेस। और इसको हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। एस फॉर सैंपल स्पेस, है ना, एस फॉर सैंपल, इसलिए सैंपल स्पेस को कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। सो गाइस, सैंपल स्पेस का जो डेफिनेशन होगा वो होगा द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल outcomes or results of a random experiment is called sample space। क्लियर है? किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उन सब का जो सेट है वो आपको कहलाता है
सैंपल स्पेस। क्लियर है? इट इज, यहां लिख लीजिएगा, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एस। कैपिटल एस से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया? सैंपल स्पेस क्या है बच्चों? तो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है उन सभी का जो सेट होगा उसको हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। इसको हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। अब एग्जांपल के लिए जरा हम लोग समझते हैं, देखिए जरा। एग्जांपल 1 है, व्हेन टॉसिंग अ कॉइन, व्हेन टॉसिंग अ कॉइन, किसी कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो क्या होगा? पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकता है? या तो हेड होगा या टेल होगा। सो गाइस, हेड और टेल का जो सेट होगा, दिस इज द सैंपल स्पेस फॉर टॉसिंग अ कॉइन। जब आप कॉइन को टॉस करोगे तो उस एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस होगा वो होगा क्या? S इज इक्वल टू सेट ऑफ हेड एंड टेल। क्लियर है? इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि आप दो कॉइन को टॉस करते हो, व्हेन टॉसिंग टू कॉइन्स, जब आप दो कॉइन को टॉस करते हो तो क्या होगा? एक बार में दो फेसेस आएंगे, है ना? मतलब दोनों सिक्के का जो दो फेस होता है ना, अप और डाउन जो है ना, तो ये जो है हेड और टेल जो होता है एक बार में दो दो का आएगा। ऊपर में जो अपर फेस होगा वो दोनों सिक्के का आएगा। तो यहाँ पर जो सैंपल स्पेस बनेगा आपका, हो सकता है दोनों कॉइन पर हेड आ जाए तो HH हो जाएगा। हो सकता है कि एक पर हेड आए दूसरे पर टेल आए। हो सकता है कि पहले वाला पर टेल आया दूसरे वाले पर हेड आ जाए। हो सकता है दोनों पर टेल आए। ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं, है ना? जब आप दो कॉइन को टॉस करोगे तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? सेट ऑफ HH, HT, TH एंड TT। उसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे? 4 होंगे। क्लियर है? इसी प्रकार से एक और एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। तीसरा एग्जांपल है आपका, when throwing a die। अगर किसी डाई को आप थ्रो करते हो तो क्या होता है? डाई के 6 फेसेस होते हैं और प्रत्येक फेस पर नंबर लिखा हुआ रहता है ना। 6 के 6 फेस सभी के सभी नंबर्ड होते हैं। और नंबर्ड कहां से? 1 से लेकर 6 तक नंबर्ड होते हैं। तो जब भी आप डाई थ्रो करोगे तो कोई ना कोई 6 में से कोई ना कोई एक नंबर जरूर आएगा। वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है हमें क्या मिलेगा? 6 पॉसिबल आउटकम्स मिलेगा। सो गाइस, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा जब आप डाई को थ्रो करोगे? तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 एलिमेंट्स का सेट हो जाएगा, है ना? क्लियर हो गया? सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस is the set of all possible outcomes of a random experiment. Okay, it is denoted by capital S and आपने 3 एग्जाम्पल से समझा कि सैंपल स्पेस क्या होगा, है ना? जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा। क्लियर हो गया, है ना? चलिए आगे हम देखते हैं। अगला जो हमारा टर्म है वो है सैंपल पॉइंट। क्या होता है सैंपल पॉइंट, या इसी को हम लोग बोलते हैं इवेंट पॉइंट। क्या बोलते हैं? इवेंट पॉइंट। सैंपल पॉइंट और इवेंट पॉइंट, है ना? तो देखिए सैंपल स्पेस में जो प्रत्येक एलिमेंट होते हैं, मतलब ये जो एलिमेंट्स होते हैं, प्रत्येक एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी के केस में हम लोग सैंपल पॉइंट बोलते हैं या फिर उसको इवेंट पॉइंट बोलते हैं। सेट के केस में हम लोग उसको एलिमेंट बोलते हैं, है ना? सेट के केस में जो सेट के मेंबर्स होते हैं, है ना, उनको हम लोग एलिमेंट बोलते थे, है ना? लेकिन यहां पर प्रोबेबिलिटी के केस में हम लोग एलिमेंट नहीं बोलते हैं। प्रत्येक एलिमेंट को हम लोग सैंपल पॉइंट या इवेंट पॉइंट बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो क्या लिखेंगे? ईच एलिमेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस
each element of a sample space is called sample point और event point। क्लियर हो गया। सैंपल स्पेस के प्रत्येक एलिमेंट को हम लोग सैंपल पॉइंट या इवेंट पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है बच्चों। चलिए अब एग्जांपल से जरा समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि आपने when throwing a die, एक डाई को हमने थ्रो किया तो सैंपल स्पेस हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 का सेट, है ना। ये आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स का सेट हो गया। हियर यहां पर देखिए, यहां पर जो एलिमेंट्स हैं इसके, हियर 1 2 3 4 5 and 6 are called sample points या फिर इसको बोलते हैं इवेंट पॉइंट्स। क्लियर हो गया। किसी भी सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स को, है ना, कोई भी सैंपल स्पेस हो उसके प्रत्येक एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सैंपल पॉइंट और इवेंट पॉइंट। क्लियर है बच्चों। चलो सैंपल पॉइंट और इवेंट पॉइंट आपको समझ में आ गया। चलिए आगे समझते हैं हम लोग कि इवेंट क्या होता है ना। अगला टर्म है आपका इवेंट। इवेंट क्या होता है, तो देखिए जो भी है, जो इवेंट है आपका, वो सैंपल स्पेस का सबसेट होता है ना। कोई भी आप एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हो तो वहां से टोटल पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट होता है वो आपका सैंपल स्पेस होता है। और उसी में से पर्टिकुलर घटना के लिए अगर हम लोग कोई एक इवेंट बना दें, किसी पर्टिकुलर घटना को अगर अलग कर दें, तो वो जो घटना है पर्टिकुलर उस सैंपल स्पेस का सबसेट होता है और उस घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। कोई पर्टिकुलर इवेंट जो है, किसी भी सैंपल स्पेस का कोई पर्टिकुलर इवेंट जो कि सैंपल स्पेस का सबसेट हो, क्या कहलाता है, इवेंट कहलाता है। क्लियर है। तो गाइस इवेंट का डेफिनेशन क्या होगा, इवेंट हो जाएगा आपका, इवेंट इज द सबसेट of the sample space of a random experiment। क्लियर हो गया। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस का सबसेट होता है इवेंट। समझ गए। इट इज डिनोटेड बाई ई, कैपिटल ई से इसको डिनोट किया जाता है। आई बात समझ में। अब एग्जांपल के लिए देखिए जरा। when throwing a die, अगर किसी डाई को आप थ्रो करते हो तो आपको सैंपल स्पेस क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1 2 3 4 5 6 का सेट, है ना। ये आपका सैंपल स्पेस है। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई इवेंट है, कोई पर्टिकुलर घटना है, और वो घटना क्या है, ऑकरेंस ऑफ एन इवन नंबर, है ना। ये आपके पास कोई पर्टिकुलर घटना है, तो E1 में कौन कौन सा पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है, इवन नंबर। देखिए ये जो सैंपल स्पेस है 1 से लेकर 6 तक, इसमें इवन नंबर हो सकता है आपका 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो इवन नंबर आने की जो घटना है वो आपका हो जाएगा 2 भी, या तो 4 भी, या फिर 6 भी। क्लियर है। तो यहां पर जो E1 है, आप देखेंगे कि E1 के जितने भी एलिमेंट है वो सैंपल स्पेस में है, मतलब E1 क्या हुआ है, सैंपल स्पेस का सबसेट हो गया। तो E1 को हम लोग बोलेंगे क्या, इवेंट। क्लियर है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि E2 कोई इवेंट है और ये है आपका, और ये है ऑकरेंस ऑफ अ नंबर लेस देन
लेस देन 4। मान लीजिए कि आपके पास एक पर्टिकुलर इवेंट है ना, उसको, और वो इवेंट क्या है, 4 से छोटे नंबर का आने का इवेंट है ना। 4 से छोटे नंबर आने की घटना है, एक पर्टिकुलर घटना है। तो E2 में कौन कौन सा एलिमेंट हो जाएगा बच्चा? 4 से छोटा क्या हो सकता है सैंपल स्पेस में? 1, 2 और 3। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3। तो यहां पर आप फिर से E2 को भी आप देखेंगे तो 1, 2, 3 जो एलिमेंट्स है E2 के, आप देखेंगे सैंपल स्पेस में भी है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि E2 भी क्या है, सैंपल स्पेस का सबसेट है। सो गाइज यहाँ पर जो E1 और E2 ये दोनों जो पर्टिकुलर घटनाएं हैं, ऑकरेंस ऑफ एन इवन नंबर या फिर ऑकरेंस ऑफ अ नंबर लेस देन 4, ये दोनों सैंपल स्पेस S के सबसेट है। इसलिए हम लोग E1 और E2 को क्या कहेंगे? इवेंट्स कहेंगे। समझ गए? तो इवेंट्स क्या होता है बच्चा? सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। क्लियर हो गया? तो अभी आपने क्या समझा? सैंपल स्पेस क्या होता है ना। उसके बाद आपने समझा सैंपल पॉइंट और इवेंट पॉइंट क्या होता है। फिर आपने समझा कि इवेंट क्या होता है। क्लियर है? चलिए इसको लिखिए, फिर थोड़ी सी और आगे हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। चलिए पहले लिखिए तो इसको। तो गाइस चलिए आगे के टर्म्स को समझते हैं। जो अगला है वो है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है ना। तो देखिए ये क्लासिकल अप्रोच है आपका, इसे आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में या 9th क्लास में, है ना। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, इवेंट की संख्या में हम लोग भाग दे देते हैं सैंपल स्पेस की संख्या से, है ना। इससे आप लोग परिचित हैं ऑलरेडी, है ना। लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे बच्चा? चलिए इसको डिफाइन करते हैं। मान लीजिए यहां पर लेट कर लीजिए E be an event of a sample space S. Let E be an event of sample space S, then probability of the event E is denoted by PE. P for probability, E for event. Probability of an event E is denoted by PE, and it is defined as the ratio of favorable number of, it is defined as the ratio of favorable cases to the total number of cases. क्लियर है? क्या है? हमने कहा कि अगर मान लीजिए कि E जो है एक इवेंट है सैंपल स्पेस S का, तो इवेंट E की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम PE से डिनोट करते हैं, और ये जो होता है रेशियो ऑफ फेवरेबल केसेस टू द टोटल नंबर ऑफ केसेस, है ना। समझे? दैट इज हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E, मतलब इवेंट E की प्रोबेबिलिटी जो है यहां पर लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेज। ठीक है, डेफिनेशन के अनुसार। और इसी को हम लोग फेवरेबल केसेस का मतलब हो गया कि इवेंट में सैंपल पॉइंट की संख्या, मतलब इसी को हम लोग ऐसा भी लिखते हैं मैथमेटिकली, दैट इज, ये भी लिखते हैं, और इसको ऐसे लिखेगा, और हम लोग लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट
डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, कार्डिनल नंबर ई क्या है, नंबर ऑफ ई मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाई कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट में एलिमेंट की संख्या डिवाइडेड बाई सैंपल स्पेस में एलिमेंट की संख्या। क्लियर है? तो ये है आपका किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। ये क्लासिकल अप्रोच है ना, इससे आप ऑलरेडी परिचित हैं। क्लियर है ना? तो इसे बहुत ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है और इसमें कुछ बचा भी नहीं है कि अब आपको और कुछ ज्यादा इसमें समझाया जा सके, है ना। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो उस इवेंट में एलिमेंट की संख्या से आप क्या करना है, एलिमेंट की संख्या, उस इवेंट के एलिमेंट की संख्या में आप उसके सैंपल स्पेस की संख्या से भाग दे दीजिए, उस पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। क्लियर है? चलिए अब हम लोग एक एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लीजिए when throwing a die, जब आप डाई को थ्रो करते हो तो सैंपल स्पेस में हो जाएगा एलिमेंट 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास एक इवेंट है ई और ये है ऑकरेंस ऑफ एन ऑड नंबर होने की घटना है। तो देयरफॉर ई में एलिमेंट कौन कौन सा हो सकता है ना। जब डाई थ्रो करोगे तो ऑड नंबर क्या हो सकता है, 1 3 या 5, है ना। तो ई में एलिमेंट हो जाएगा 1 3 एंड 5। क्लियर है? तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एस। और यहां पर देखिए नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा बच्चा, 3। और यहां से आप नंबर ऑफ एस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो कितना हो जाएगा 3/6, दैट इज ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 2 टाइम्स 6 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा आंसर आपका 1/2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके। क्लियर है? आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस पर, है ना। लेकिन अभी आपको समझते चलना है, ये सारी चीजें जो अभी तक मैं बताया ये सब कुछ 9th में और 10th में पढ़ना था। ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैंने पूरा डिटेल बताया है कि अगर 9th 10th में आप नहीं भी पढ़े हैं तो अच्छी तरह इसको समझ लीजिए, क्योंकि बिना समझे आगे की प्रोबेबिलिटी आप नहीं समझ सकते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग ने चर्चा किया था कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करता है। मैंने कहा था कि आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, है ना। तो एक थ्योरम है बच्चा, और ये थ्योरम है आपका, थ्योरम है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E is always lying between 0 to 1, that is probability of E is greater than equal to 0 and less than equal to 1। इसका हम लोग प्रूफ करेंगे। तो देखिए प्रूफ कर लीजिए, यहां से प्रूफ में लेट कर लीजिए, E is an event of a sample space S, है ना। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये जो आपका इम्पॉसिबल इवेंट होता है फाई, ये सबसेट हो जाएगा इवेंट ई का, और इवेंट ई जो है सबसेट हो जाएगा सैंपल स्पेस का, है ना। अब यहां पर हम इसकी कार्डिनल नंबर की बात करें तो इम्पॉसिबल इवेंट में कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, 0, है ना। इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता है, कोई सैंपल पॉइंट नहीं होता है, और इवेंट में कुछ नंबर होगा, और ये जो आपका इवेंट है वो सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। तो डेफिनेटली इवेंट में सैंपल स्पेस के बराबर भी नंबर हो सकता है और सैंपल स्पेस से कम भी नंबर हो सकता है ना। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इवेंट जो है यहाँ पर जो इम्पॉसिबल इवेंट फाई है इज द सबसेट ऑफ इवेंट ई एंड इवेंट ई इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, है ना।
और कार्डिनल नंबर के हिसाब से लिखे तो देयरफॉर ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर कार्डिनल नंबर इम्पॉसिबल इवेंट का 0 और ये वैल्यू जो है आपका नंबर ऑफ ई के बराबर और इस ई के ई से छोटा भी हो सकता है और कार्डिनल नंबर सैंपल स्पेस का वो इवेंट के कार्डिनल नंबर के बराबर और उससे बड़ा हो सकता है ना, हम लिख सकते हैं। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से भाग दे देंगे। तो यहां लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो कितना हो जाएगा, 0 बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, है ना, इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एस बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, है ना, नंबर ऑफ एस बाई नंबर ऑफ एस। क्लियर है। तो देखिए ये नंबर ऑफ एस कट के 1 हो जाएगा, यहाँ 0 बाई नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होता है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया। सो गाइस यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा या फिर 1 से छोटा होगा। क्लियर है, आगे बात समझ में। तो हमने आपको कहा था कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होता है वो एक नंबर होता है और उसका मान हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करता है ना। और इसे हमने एक थ्योरम बनाया और थ्योरम क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज ऑलवेज लाइंग बिटवीन 0 to 1, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। और इसे हमने यहाँ पर प्रूफ करके दिखाया। मान लिया कि कोई इवेंट ई है जो सैंपल स्पेस का एक इवेंट है ई, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो इवेंट ई है दैट इज द क्या है, यहाँ पर जो इम्पॉसिबल इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट जो है वो इवेंट ई का सबसेट होगा और इवेंट ई जो है सैंपल स्पेस का सबसेट होगा। तो कार्डिनल नंबर के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ई क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा। दोनों तरफ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से इसमें भाग दे दिया तो यहाँ पर 0 बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 0 हो गया, नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया और नंबर ऑफ एस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एस कट के 1 हो गया। सो गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है। सो गाइस आज के लेक्चर में यहीं तक है ना, बाकी के जो कंसेप्ट्स और टर्म्स हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे उसका, है ना। लेकिन अब आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं आपके एनसीईआरटी में या फिर जो भी आपके पास बुक हो, है ना, मैथमेटिक्स का, उसमें 11th क्लास की जो प्रोबेबिलिटी का पहला चैप्टर है वो आप कर सकते हैं, है ना। वहां पर आपको सैंपल स्पेस ही निकालने के लिए ज्यादातर बुक में पहले एक्सरसाइज में दिया हुआ है ना। तो अब आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी का जो प्रोबेबिलिटी का पहला एक्सरसाइज है उसे आप करना शुरू कर दीजिए, है ना। क्योंकि जब तक आपको सैंपल स्पेस फाइंड आउट करने नहीं आएगा तो आगे हम लोग इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे और बाकी चीजें कैसे करेंगे, है ना। बेसिक चीजें तो हमें आना ही चाहिए। सो गाइस आपको करना क्या है, एनसीईआरटी का जो पहला एक्सरसाइज है प्रोबेबिलिटी का क्लास 11th का, उसे आप करना शुरू कर दीजिए, है ना। जो डाउट्स हो उसको मुझे भेज दिया कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम उस डाउट को शामिल करते हुए फिर आगे के कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में यहीं तक, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, इसको उतार लीजिए। ओके, लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन टच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।